हेलो एवरीवन। ये एक छोटी सी वीडियो है उन सब के लिए जो भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं अभी ट्वेल्थ के या बैचलर्स डिग्री अभी जिनकी चल रही है एंड दे आर प्लानिंग टू मूव अब्रोड फॉर देयर फर्दर स्टडीज़। तो उनके लिए ये वीडियो है, खास करके जो भी कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके या आयरलैंड जाना चाह रहे हैं या यूएस भी जाना चाह रहे हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिनका आईएलटीएस या पीटी स्कोर बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक्स अप टू मार्क होता है, उनका ऑफ़र लेटर भी आने में कोई परेशानी नहीं है हमें, या किसी दूसरे कंसल्टेंट से भी ऑफ़र लेटर मंगा चुके होते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है उनके साथ कि उनका फाइनेंशियल प्रोफाइल उनके स्पॉन्सर्स का बिल्कुल ज़ीरो होता है। मैं इसलिए ज़ीरो कह रहा हूँ कि उनका क्या होता है कि उन्होंने करंटली ही उन्होंने आईटीआर अपनी फ़ाइल करवाई होती है, अपने स्पॉन्सर्स की मदर फादर हैं या उनके कोई ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, तो उनका कोई उनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है उसके रिगार्डिंग वो करंट में ही 2 इयर्स की आईटीआर फाइल करवा देते हैं। बट लिसन वेरी केयरफुली कि जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं उसमें डेट ऑफ फाइलिंग आता है। तो अगर 2 साल की एक साथ ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं और एम्बेसी में या ऑस्ट्रेलिया के केस में अगर जीटीई के लिए भी वो डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको जेन्युइन एंट्रेंट नहीं माना जाएगा। रीज़न बिंग कि आप एकदम से ही अपने स्पॉन्सर की आईटीआर भर रहे हो तो उससे इंटेंशन क्लियर होती है कि ये जो भी काम कर रहे हैं ये सिर्फ वहाँ एंटर करने के लिए कर रहे हैं, इनका इंटेंशन स्टडी पर्पस नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उनका अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा हुआ है तो आप भरवाएं, और कोशिश ये करें कि इकट्ठी 2 साल की ना भरवाएं, पहले से ही चल रहा हो। या अगर किसी की नहीं है, अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है, मतलब 2022-23 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है 31 मार्च की क्लोजिंग पर 2023 का, उसका आप 1 साल की भरवा लीजिए, चाहे लेट फीस के साथ भरवा रहे हैं कोई इशू नहीं है। और आगे जो भी इंटेक लेना है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा, आप आईएलटीएस या पीटी की प्रिपेयर कर रहे होंगे या करेंगे, और उसके बाद आप 24 या 25 इंटेक के लिए जब आप बात करोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग होनी है, अभी जो 31st 24 की क्लोजिंग होनी है, उसके बाद जब आईटीआर भरेंगे तो 2 साल का जो आईटीआर होगा तो वो आपका जस्टिफाइड होगा, राइट। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपने स्टडी जाना है, आपकी कोई स्टडी एग्ज़ाम अभी 12th या बैचलर्स अभी नहीं भी हुई है, बट आप किसी कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएं, उससे थोड़ा कंसल्टेशन ज़रूर लें कि आपको एकेडमिक के साथ साथ जो आपका स्पॉन्सर्स का फाइनेंशियल प्रोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को डिस्कस करें उनके साथ, और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए जो जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं आज से ही उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि जब आप फाइलिंग करते हैं, ठीक है, जब फाइनली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि यस हमारा ये स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन करा दीजिए और वीज़ा लगा दीजिए, तो आपके फाइनेंशियल्स सही ना होने की वजह से वो फाइल रिफ्यूज़ल हो जाता है, आपका काफ़ी पैसा भी खराब होता है, राइट। तो आप इस पे तैयारी कीजिए। सेकंड थिंग, जो इनकम टैक्स रिटर्न के बाद बात आती है कि आपके जो स्पॉन्सर्स के बैंक के जो प्रूफ्स हैं या बैंक बैलेंस है या बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें भी जस्टिफाइड वे में ही आप अभी से ही मैनेज कर सकते हैं कि उसमें कितना फंड्स आपने डलवाना है या कितने मंथली आपने रेगुलरिटी से आपने फंड्स उसमें मेंशन करवाने हैं एज़ पर जो भी आपके स्पॉन्सर का जो इनकम का जो भी वे है, चाहे वो बिजनेस है चाहे जॉब है, राइट। और उसके साथ साथ क्या क्या प्रूफ्स आपने तैयार करने हैं। आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट्स पड़ा है आपके स्पॉन्सर्स का, या आरडी पड़ी है, या और भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी आप अभी से ही मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल्स में वेल्थ के ऊपर बात आती है कि आपके स्पॉन्सर्स की या आपकी कोई आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स पड़ी है जो इमूवेबल है या मूवेबल है, तो उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे आपने तैयार करके रखनी है जो आपकी फाइलिंग के समय पे काम आएगी, तो वो भी अभी से ही आप शुरू हो जाइए। इसके साथ साथ मतलब जो आपका फाइनेंशियल्स, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बात आती है कि कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास इतना फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी कंसल्टेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट ठेके वाला काम कर लेते हैं। तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे बैंक्स हैं प्राइवेट और
गवर्नमेंट दोनों ही, जो कि एजुकेशन लोन दे देते हैं 7.5 लाख तक विदाउट एनी मॉर्गेज एजुकेशन लोन मिलता है। उसके अगर ऊपर जाना है तो आपका जो भी प्रॉपर्टी आपके कोई स्पॉन्सर, चाहे आपके मदर फादर के नाम है, आपके नाम है, आपके बड़े भाई के नाम है या आपके दादा दादी के नाम है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके आपका एजुकेशन लोन हो सकता है अप टू 95% ऑफ योर ट्यूशन फीस। जो भी आपकी ट्यूशन फीस है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, जो भी आप स्टडी प्रोग्राम करने जा रहे हो उसकी जो टोटल ट्यूशन फीस है उसका अप टू 90-95% तक भी लोन हो सकता है। हमने कराए भी हैं, 80-85% तक भी कराए हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट के हिसाब से। कुछ अपने फंड्स भी होते हैं, बाकी जो भी कमी रह रही होती है तो वो हम एजुकेशन लोन के माध्यम से हम करा देते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स घबराना नहीं है, कोई ठेका करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एजुकेशन लोन बहुत इजीली हो जाता है। आपके पेपर्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ के बैंक्स को भी एजुकेशन लोन देने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा इधर उधर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी से ही आप अपना जो भी प्लान किया हुआ है जिस कंट्री में जाने का, जो स्टडी प्रोग्राम में जाने का, उसके लिए फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान दीजिए एकेडमिक के साथ साथ, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ना आपको इधर उधर भागना पड़े, परेशान होना पड़े, राइट। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही मैसेज है। आई होप कि आप इसको ज़रूर अपने करियर को बढ़ाने के लिए आप इसको ज़रूर मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।